Jai Hind everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our series CDS through MCQs. The importance of MCQ practice for any objective type paper cannot be overemphasized. आप लोग डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप लोग जब ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ ट्रेनिंग का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है ड्रिल। आपको ड्रिल क्यों करवाई जाती है? वो इसलिए करवाई जाती है कि आपका माइंड एक्सीजेंसी वाली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग के दौरान इतना तैयार हो जाए कि जब एक्चुअली आप वो एक्सीजेंसी वाली सिचुएशन फेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को पता हो कि क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या इसमें मुश्किलें आएंगी, किस तरह से मैं उस चीज़ को टैकल कर सकता हूँ। तो सेम इज़ विद दी MCQ प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट या इस तरह की चीज़ें। जब आपको एक्चुअली लड़ाई करने जाना है, जब आपको एक्चुअली एग्ज़ाम देने के लिए जाना है तो क्या मुश्किलें आएंगी, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आप उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है वो कैसे बेटर कर सकते हो, या ऑप्शंस के बेसिस पे किस तरह से एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होती हैं। तो जितनी हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, उससे ये जो हमारा स्किल है वो इम्प्रूव होगा, वो और बेटर होगा एंड एग्ज़ाम में हमारी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। तो जैसे ट्रेनिंग में ड्रिल होती है वैसे ही हमारे एग्ज़ाम्स में MCQ प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट होते हैं। तो इसी ही थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी CDS थ्रू MCQs एंड हमारी जो फ्री CDS टेस्ट सीरीज़ वगैरह चल रही है। अदरवाइज़ भी मैं आपको वैसे ही एडवाइस दूंगा कि जितनी आप मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं तो आपको देने चाहिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है बेसिकली डील करेगा इम्पैक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल ऑन इंडिया। तो जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डोमिनेंस बनाई इंडिया के ऊपर, उन्होंने जो पॉलिसीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस की, उसका क्या इम्पैक्ट था, उससे रिलेटेड रहेंगे हमारे आज के MCQs। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। William Bentinck was the first Governor General of India. Which of these statements given above are correct? Is or are correct? Governor, Governor General, Governor General of Bengal, Governor General of India, Viceroy of India. ये जो टाइटल्स हैं बहुत ध्यान से क्वेश्चन में आपने पढ़ना है कि कौन से टाइटल की बात की जा रही है, क्योंकि आंसर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर बात की जाए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आंसर है इसका वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में ये पोस्ट क्रिएट की गई थी एंड उस टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको सुपीरियर अथॉरिटी दे दी थी। मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे एक टाइम पे इन तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स को गवर्न करता था एक एक गवर्नर। हर गवर्नर की इक्वल अथॉरिटी होती थी, कोई सीनियर नहीं था, कोई जूनियर नहीं था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएट की गई थी, जिसमें बंगाल के गवर्नर को सुपीरियर या सीनियर बना दिया था एज कम्पेयर टू दी अदर टू। एंड हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। और स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट की गई थी। सिंपली जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे सीनियर बना दिया था एज कंपेयर टू गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 30 और सो ईयर्स धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया के ऊपर अपनी डोमिनेंस बना लेती है। तो इस चेंज्ड पोजीशन को रिकॉग्नाइज करते हुए 1833 का जो चार्टर एक्ट होता है वो फिर से एक डेजिग्नेशन में चेंज लेके आता है। जो पोस्ट का नाम होता है उसे उसमें एक चेंज लेके आता है। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। करेंगे अब बंगाल के ऊपर थोड़ी वो सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, अब तो हमने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया है, तो इसकी डेजिग्नेशन भी चेंज कर दी जाए। इंस्टेड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ ही वुड बी नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में? वो ये यहाँ पर इस स्टेटमेंट में बिल्कुल सही दिया हुआ है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
इसी से ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय भी टाइटल गवर्नर जनरल के साथ ही एसोसिएटेड है, लेकिन ये जो टाइटल है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1858 में। तो हु वॉज द पर्सन जिसे पहली बार ये टाइटल मिला था वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो हमने बताना था कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आंसर वुड बी 2 ओनली, बी। एग्जाम में इस बात के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि हमें ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या ये पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इतनी छोटी सी गलती हमारे मार्क्स को पॉजिटिव में लेके जाने की बजाय नेगेटिव कर देगी। इजी क्वेश्चन है, हमें आता भी है, लेकिन हमने ध्यान से पढ़ा नहीं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हमने गलत मार्क कर दिया, अननेसेसरीली नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें एंड उतने ही ध्यान से आप OMR शीट को फिल करें। नेक्स्ट, who among the following abolished the dual government system in Bengal? dual government system क्या था कि एक दीवानी फंक्शंस थे, दैट इज रेवेन्यू कलेक्टिंग फंक्शंस थे, दूसरे निजामत फंक्शंस थे, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे। तो 1765 में आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाले रीजन में 2 तरह की अथॉरिटीज अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके पास दीवानी राइट्स थे, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स थे। दूसरा नवाब ऑफ बंगाल था जिसके पास निजामत फंक्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता था जो। तो ये जो डुअल गवर्नमेंट थी, हमें सवाल है कि ये अबॉलिश किसने की, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 में डुअल सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया, बोला कि हम नवाब ऑफ बंगाल को ऑल टुगेदर डिस्पेंस ऑफ कर रहे हैं, हम ही बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन खुद चला लेंगे, रेवेन्यू भी हम कलेक्ट कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी हम देख लेंगे। तो it was abolished in 1773 by Warren Hastings. Next, who among the following governor generals created the Covenanted Civil Service of India, which later came to be known as ICS या Indian Civil Services? Warren Hastings, Lord Wellesley, Lord Cornwallis या Lord William Bentinck? सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के केस में लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किया इन्होंने सिविल सर्विसेज में? 2 पार्ट्स में सिविल सर्विसेज को डिवाइड कर दिया, कोवेनेंटेड एंड अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, सुपीरियर एंड इंफीरियर सिविल सर्विसेज, हायर एंड लोअर सिविल सर्विसेज। वो सिविल सर्विसेज जो रिजर्व्ड फॉर यूरोपियंस थी जिसमें इंडियंस वर नॉट अलाउड, एंड लोअर सिविल सर्विसेज में इंडियंस वर अलाउड। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में ये रिफॉर्म आया था। नेक्स्ट, फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। कब इस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट रेलवे लाइन? 1853। कहाँ से कहाँ? बॉम्बे टू थाने, महाराष्ट्र में, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। हु वॉज द गवर्नर जनरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? करेक्ट आंसर इज ए, लॉर्ड डलहौजी। Next question, Lord Dalhousie in general is associated with so many developmental activities, जैसे railways is one of them. Second है modern postal system की beginnings लॉर्ड डलहौजी के टाइम से ही मानी जाती है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट किस गवर्नर जनरल के टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, ऑकलैंड या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? अगेन यहाँ आंसर वुड बी लॉर्ड डलहौजी। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में पोस्टल सिस्टम, रेलवेज एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है? ब्रिटिश टाइम्स में 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जहां
जमींदार से, बड़े बड़े जमींदारों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था एंड रेवेन्यू वाज परमानेंटली फिक्स्ड। एक बार जो रेट डिसाइड हो गया बस उतना ही रेवेन्यू देना है, उसे बार बार इंक्रीज नहीं किया जाएगा। रैयतवारी सेटलमेंट, इसमें रेवेन्यू रिवाइज तो कर दिया जाएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन कलेक्ट किससे किया जाएगा? रैयत से, किसान से, पेजेंट से। महलवारी सेटलमेंट, इसमें भी रेवेन्यू रिवाइज किया जाता था 10 साल 15 साल बाद, लेकिन कलेक्ट किससे किया जाता था? सेटलमेंट किसके साथ की जाती थी? महल से की जाती थी, विलेज लेवल पे की जाती थी। एक विलेज को बोल दिया जाता था कि इस विलेज से हम इतना लगान लेंगे, इतना रेवेन्यू लेंगे, तो विलेज का जो प्रधान होता था, चीफ होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी रेवेन्यू कलेक्ट करके देना। सवाल हमें है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या लॉर्ड वेलेस्ली? करेक्ट आंसर है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी 1793 में ये रिफॉर्म आया था एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज गवर्नर जनरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, Henry T. Coolbrooke was professor of Sanskrit in which one of the following institutions? 2019 CDS का ये previous year question है। Coolbrooke was professor of Sanskrit in which of the following college institutions? Fort William College, Serampur Mission, काशी विद्यापीठ या एशियाटिक सोसाइटी? करेक्ट आंसर है इसका फोर्ट विलियम कॉलेज। ये फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में। पर्पस क्या था कि इंग्लैंड से इंडिया जो कंपनी के ऑफिसर्स आएंगे, जिनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को गवर्न करना, वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी निभा पाएंगे अगर उन्हें इंडिया की सोशल कस्टम्स, लैंग्वेजेस, कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। इसी पर्पस के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में एंड इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में कुलब्रुक वॉज प्रोफेसर ऑफ संस्कृत। कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेजेस को स्टडी किया ताकि वो आगे और अपने फेलो कंट्रीमैन को ये नॉलेज दे सकें। ऐसे स्कॉलर्स को हम बोलते थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो ओरिएंटल सोसाइटीज के बारे में, एशियन सोसाइटीज के बारे में स्टडी करते थे। कुलब्रुक वॉज वन ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। कोई और एग्जाम्पल? सर विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई। वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये सारे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे जो इंडियन कल्चर, इंडियन कस्टम्स, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में स्टडी करना चाहते थे। तो एज प्रोफेसर ऑफ संस्कृत कोलब्रुक वॉज एसोसिएटेड विद फोर्ट विलियम कॉलेज। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप याद रख सकते हैं कि कोलब्रुक वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एशियाटिक सोसाइटी, लेकिन नॉट एज प्रोफेसर ऑफ संस्कृत। इसके साथ भी एसोसिएटेड थे लेकिन नॉट एज प्रोफेसर ऑफ संस्कृत। प्रोफेसर ऑफ संस्कृत थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज में। यहाँ इसके हायर मैनेजमेंट के साथ वो एसोसिएटेड थे। इवेंचुअली ही इवन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, लेकिन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत थे वो विलियम कॉलेज में। नेक्स्ट, सती सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। किसके टाइम पे सती अबॉलिश हुआ है? सती अबॉलिश हुआ है 1829 में एंड उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, which governor general had abolished slavery? अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है। स्लेवरी किस गवर्नर जनरल ने अबॉलिश की है? स्लेवरी अबॉलिश की गई है 1843 में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बोरो। बी, लॉर्ड एलन बोरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? या इन अदर वर्ड्स में आपसे पूछूं, हु इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मॉडर्न इंडियन? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। फर्स्ट मॉडर्न इंडियन, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, आंसर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की फेमस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? कौन बताएगा? ब्रह्मो समाज। एंड राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एबॉलिशन ऑफ सती। इन्होंने विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सपोर्ट किया था इन अबॉलिशिंग सती। तो
फर्स्ट मॉडर्न इंडियन या फादर ऑफ इंडियन रेनेसां राजा राम मोहन रॉय। तो इसके साथ हमारे आज के 10 MCQs ख़त्म होते हैं। आई होप दिस सेशन वॉज यूज़फुल टू यू पीपल। इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बातें शेयर की कि जितनी ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम में जब आप पेपर देने जाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि कोई ऐसे अलग सा प्रेशर वाली सिचुएशन, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ऐसे तो मैं बहुत टेस्ट दे चुका हूँ, येट अनदर टेस्ट है। जितना प्रेशर कम होगा उतनी हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। सो दैट्स ऑल। विद दिस आई टेक योर लीव and I wish you all the best for your career ahead. Thank you and Jai Hind.